बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान इल्म अचीवर के तमाम स्टूडेंट का मैथमेटिक्स के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड लेक्चर वाले पार्ट में वेलकम करता हूं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। और मैंने ये कहा था कि हम लोग सेकेंड लेक्चर में जब मिलेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ एप्लीकेशन वाले पार्ट को डील करेंगे। तो आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला और साथ में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो पहले मैं एप्लीकेशन पढ़ने जा रहा हूं डिस्टेंस फार्मूले का। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको पढ़ा दिया गया है कि जिन दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है उन दोनों के x का डिफरेंस लेकर स्क्वायर करना है, उन दोनों के y का डिफरेंस लेकर स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है, रूट लगाना है। यानी हाइपोटेनस का जो फॉर्मूला होता था हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है डिस्टेंस फार्मूला। वहां बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होल अंडर रूट के अंदर होते थे, उसी को हम लोग हाइपोटेनस कहते थे। वही चीज़ यहाँ डिस्टेंस है। खैर वो डिस्टेंस फार्मूला और उस पर क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज तो एप्लीकेशन बताना है, तो मैं सबसे पहले बता दूं एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन जो है, अगर मान लो इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, थ्री पॉइंट्स आर गिवन का मतलब यह है कि हमारे पास 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, यानी तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। उस गिवन कोऑर्डिनेट के मदद से हमें यह बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट्स पर हैं, यानी एक ही पॉइंट पर तीनों के तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं एक लाइन पर। तो 3 पॉइंट्स गिवन का मतलब आप ये समझिए कि ए कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, सी कोई पॉइंट है। ए का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मैंने मान लिया x1 y1। बी का दिया हुआ है x2 y2 और सी का दिया हुआ है x3 y3। डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो हम लोग ए बी बी सी ए सी निकाल सकते हैं। यानी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन ए बी बी सी एंड सी ए। तो जितने भी पॉइंट हो ना, आपको करना यही है कि उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है डिस्टेंस फार्मूले में, और कुछ नहीं करना। डिस्टेंस फार्मूले के एप्लीकेशन में अगर आपको 3 पॉइंट दिया है तो आप क्या करेंगे, आप 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालते हैं। तो एक बार ए और बी के बीच की दूरी निकालिए, फिर बी और सी पॉइंट के बीच की दूरी निकालिए, फिर ए और सी पॉइंट के बीच की दूरी निकालिए। गोया आप 3 ही डिस्टेंस निकाल सकते हैं 3 पॉइंट के मदद से। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। सी ए बोलो या ए सी बोलो, निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। वो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, उसी पर आप निकाल लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके कंडीशन समझते हैं। जब हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल लिया तो पहली बात यह है कि अगर किसी 2 साइड का सम, कोई भी 2 साइड हो सकती है, मैंने यहां पे मानने के लिए ए बी और बी सी लिया है, कोई भी 2 साइड, एनी 2 साइड का जो सम है अगर तीसरे साइड के बराबर हो गया बेटा,
सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, इसके माने यही हो रहे हैं, सम ऑफ एनी टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड। अब आप एनी टू साइड को यह भी कह सकते हैं न्यूमेरिकली कि एनी टू साइड का मतलब है स्मॉल साइड। यानी अगर आप डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे और डिस्टेंस फार्मूला निकालने के बाद तीनों की वैल्यू जब आपके पास आ गई तो आप छोटे छोटे साइड वाले को ऐड करेंगे और बड़े के बराबर करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने ए बी निकाला, ए बी की वैल्यू आ गई 3, बी सी की वैल्यू आ गई 7 और सी ए की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे पास तीन साइड की वैल्यू है 3, 7, 4। तो मैं छोटे छोटे साइड को लूंगा, तो छोटा साइड होगा 3 और 4, तो इन दोनों का सम करूंगा। कहने के लिए तो मैं कह ही सकता हूं ना एनी टू साइड्स, लेकिन बेहतर यह है कहना कि द सम ऑफ टू स्मॉल साइड, दो स्मॉल साइड का सम जो लार्जर साइड है वही थर्ड साइड है, थर्ड साइड के बराबर होगा। थर्ड साइड इज लार्जर साइड या लार्जेस्ट साइड। दो छोटे छोटे साइड का सम अगर लार्जेस्ट साइड के बराबर हो जाए देन इट फॉर्म कोलिनियर। ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा, ये कोलिनियर बनाएगा। कोलिनियर बनाने का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन। तो इसके माने ये हो रहे हैं कि ट्रायंगल नहीं बनेगा बेटा। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर एग्जिस्ट करें तो हम लोग कहते हैं ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट होने का कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ टू स्मॉल साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड। दिस इज द कंडीशन। दो स्मॉल साइड का सम तीसरे साइड के बराबर अगर हो गया तो इसको कोलिनियर कहते हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूले में अगर 3 पॉइंट गिवन है तो उसके मदद से हम लोगों ने देखा। ये पहला कंडीशन था कि अगर दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर है तो वो कोलिनियर है। मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले के साथ साथ थोड़ा बहुत एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी एप्लीकेशन बताता चलूंगा। तो ये तो मैंने ऐसे ही लिया है। अब देखो पहला कंडीशन हम लोग जो चेक कर रहे हैं वो कोलिनियर का चेक कर रहे हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज कोलिनियर। तो कोलिनियर में क्या बोलेंगे? कोलिनियर किसको कहेंगे? अ स्ट्रेट लाइन, a straight line at which all point lies। सारे पॉइंट उसी लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, उसी लाइन पर पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिनियर। इसकी कंडीशन क्या हो गई? कोलिनियर होने की कंडीशन क्या हो गई? पहली कंडीशन वही, दो साइड जो छोटे छोटे हैं उनका सम तीसरे साइड के बराबर होगा। दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होगा, ये डिस्टेंस फार्मूले से है। और दूसरा कंडीशन बेटा है, द सेकंड कंडीशन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। क्योंकि ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं हुआ ना। जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो फिर एरिया कैसे निकलेगा? तो ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाए या दो छोटे छोटे साइड का सम तीसरे साइड के बराबर आ जाए तो हम इसे कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। क्लियर? जब मैं तीसरी क्लास लूंगा तो उसमें आपको मैं ये ट्रिक सिखाऊंगा। ये दोनों बातें तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे हैं,
ये तीसरा मेरा ट्रिक है। यहां पे मैं ट्रिक समझाने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ लिख दे रहा हूं। जब एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे, तब खास तौर से ट्रिक का एक अलग सा टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम सारे ट्रिक्स एक साथ देखेंगे। बस नोट्स के तौर पे आप लिख लीजिए कि अगर रेशियो बराबर हो गया बेटा, रेशियो आर इक्वल, तो हम कहेंगे कोलिनियर है। अब ये रेशियो कैसे निकलता है, रेशियो किसको कहते हैं, ये वेट कीजिए ट्रिक की क्लास का। और ये सबसे अच्छा ट्रिक है बेटा, क्योंकि बहुत आराम से कोलिनियर निकल जाता है। डिस्टेंस निकालने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, क्योंकि डिस्टेंस के फॉर्मूले में ए बी की वैल्यू अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डिस्टेंस एक परफेक्ट आंसर आए, हो सकता है कई बार ए बी की वैल्यू रूट में आ जाए, रूट 13, बी सी की वैल्यू आ जाए रूट 15, तो अब आप रूट 13 रूट 15 का सम निकाल ही नहीं पाएंगे। और ये वैल्यू दिया हुआ है रूट 24, तो आपको कैसे पता कि इन दोनों का सम इसके बराबर है कि नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा अंडर रूट में आता है और सारे अंडर रूट परफेक्टली सॉल्व नहीं होते। इसलिए लोग बोलते हैं कि बेहतर है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दीजिए। हाँ, एकेडमिक क्लास के हिसाब से या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ बच्चों को, बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो गया तो कोलिनियर होंगे। या कह रहा है पहले से कि कोलिनियर है, तो आप बोल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, और उसके मदद से जो भी वर्टेक्स नहीं पता है उसके कोऑर्डिनेट हम पता करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली किताब में है, और जब हमने पढ़ा था तो उसको देखा भी था। लेकिन ये ट्रिक्स आपको नहीं सिखाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सिखाया जाता है। और ये बहुत काम का ट्रिक है, क्योंकि इससे आपको मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर में आंसर आ जाता है। चाहे कोलिनियर साबित करना हो, चाहे किसी भी वर्टेक्स का जो वर्टेक्स मिसिंग है कोलिनियर पॉइंट पर, वो वर्टेक्स निकालना हो, तो कोलिनियर का कोई भी सवाल होगा इस ट्रिक से जरूर बन जाएगा। और ये ट्रिक हमेशा वैलिड होंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का हो, इस ट्रिक से बनेगा। बट इसका हम वेट करेंगे। तो आप बस जानो कि कोलिनियर पॉइंट क्या है। जब भी 3 पॉइंट दिए हों, तीनों का आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसके मदद से या तो डिस्टेंस वाला कंडीशन लगाइए। डिस्टेंस का कंडीशन ये है कि दो छोटे छोटे साइड का सम तीसरे साइड के बराबर है। या फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ाया जा चुका है, फॉर्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। यानी एक x लेंगे, अगला दोनों y, फिर x लेंगे, फिर नेक्स्ट 2 y। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया बेटा तो कोलिनियर है। तो ये था कोलिनियर का कंडीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे थे, उसका सेकंड कंडीशन। लेट अस एज्यूम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन दैट इज बी। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? सेकंड कंडीशन ये है कि मान लीजिए दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर ना हो, या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। अगर बराबर हो गया तब तो कोलिनियर, और अगर बराबर नहीं हुआ तो इसमें भी जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि अगर बराबर नहीं हुआ तो इसमें फिर से दो बातें हो सकती हैं। नंबर 1 कि ए बी प्लस बी सी, यानी दो छोटे साइड का जो सम आपने निकाला वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, यानी जो बड़ी साइड थी वो छोटी हो जाएगी। द सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसके मतलब यही हो रहे हैं, इसके मतलब हो रहे हैं सम ऑफ टू स्मॉल साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड। एंड दिस कंडीशन इज, तब कहेंगे देन इट फॉर्म ट्रायंगल। ट्रायंगल की शर्त यही है कि तीसरी साइड छोटी होगी बेटा। दो छोटे छोटे साइड का सम तीसरे साइड के अगर बराबर हो जाए तो कोलिनियर, और दो छोटे छोटे साइड का सम बड़ा हो जाए तीसरे साइड से तो ट्रायंगल। तो हमें यही दोनों बातें पढ़नी है, या तो ट्रायंगल बनेगा या कोलिनियर बनेगा। तो याद रखिएगा, छोटे साइड को जोड़ने पर वो वैल्यू बड़ी हो जाती है। कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए, याद नहीं हो रही हैं चीजें, तो आप सीधे सोचा करो इक्विलेटरल ट्रायंगल।
सीधे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चले जाओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड बराबर होती हैं क्या? अपने मन से कोई भी साइड मान लो, 1 1 1 मान लिया, 1 सेंटीमीटर साइड वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको क्या बोला गया है? किन्हीं दो साइड को जोड़ो, ट्रायंगल के लिए किसी दो साइड को जोड़ो। तो एक साइड था जिसकी लेंथ था 1 सेंटीमीटर, दूसरी साइड था जिसका लेंथ था 1 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताया जाए, क्या ये 1 और 1 ऐड होके 2 हो गया? और ये तीसरी साइड है बेटा 1, तो क्या दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो गया? तो हाँ, दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ी है। तो ये हमेशा दिखेगा आपको, ये बात हमेशा मानिएगा, दो छोटे छोटे साइड का सम जो होगा वो बड़ा हो जाएगा तीसरे साइड से। इस तरह से आपने पढ़ा होगा कुछ ट्रिपलेट्स, खासतौर से मैंने अपने रेगुलर क्लास के बच्चों को पढ़ा रखा है ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल का 3 4 5। तो आप देखें, दो छोटे छोटे साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है। तो जो लार्जर साइड है वो अकेले लार्जर हो सकता है, लेकिन दो छोटे छोटे का जब सम होगा ना तो उस सम की वैल्यू बड़ी हो जाएगी लार्जर से। और ये सब ट्रायंगल है बेटा। तो ट्रायंगल के लिए आप हमेशा देखोगे कि दो छोटे साइड का जो सम है वो तीसरे साइड से बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ट्रायंगल के लिए, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, एरिया ही लगा रहे हैं, तो आप देखिए ट्रायंगल के लिए शर्त ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नेवर इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। और एरिया मैंने बोला था हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अगर 0 से छोटा आ गया निगेटिव में, तो मैंने कहा था आपको निगेटिव का साइन इग्नोर कर देना है, देखना नहीं है। अगर -30 यूनिट स्क्वायर एरिया आ रहा है फॉर्मूला लगाकर, तो आपको वो वैल्यू लिखनी है +30, माइनस में एरिया नहीं होता। तो अब आपके पास सीधा सा ट्रिक क्या है, अभी तक के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इसको डील नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। तो आपके पास तरीका ये है कि आप एरिया निकालिए, 3 पॉइंट दिया हुआ है, एरिया निकाल लीजिए। अगर ट्रायंगल का एरिया कुछ भी आ जाए तब तो वो तीनों पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। और अगर एरिया 0 आ जाए तो कोलिनियर। एरिया नहीं निकलेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो कोलिनियर। और अगर ट्रायंगल बन गया तो एरिया कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा ही आएगा। तो एरिया से देख लीजिए, बाकी सब कहने की बातें हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप डिस्टेंस फार्मूले पे बना सकते हैं कि द सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, इट मींस कोलिनियर। द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इट मींस इट फॉर्म ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और कोलिनियर में पहला फर्क तो ये है कि अगर आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है तो आपको ये तय करना है कोलिनियर है या ट्रायंगल है। अब आते हैं, कोलिनियर अगर हुआ तो बात तो खत्म, क्योंकि कोलिनियर का आगे कोई टाइप नहीं होता, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, उसी पर सारे के सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर ट्रायंगल साबित हो गया, यानी आपने एरिया निकाला और उस एरिया की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल कर आई ग्रेटर देन 0, और ये साबित हो गया कि ट्रायंगल है, या अगर आपने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया और डिस्टेंस के फॉर्मूले लगाकर आपने निकाला तो पाया दो छोटे छोटे साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा है, तो ट्रायंगल तो हो गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रायंगल बना तो फिर ट्रायंगल में किस टाइप का ट्रायंगल है? 3 पॉइंट है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से ये ट्रायंगल डिफाइन होता है, इसको एरिया से नहीं डिफाइन किया जाता। ये जब भी डिफाइन होता है बेटा तो ये डिफाइन होता है हमेशा डिस्टेंस फॉर्मूले से। एरिया से सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होगा, एरिया से सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होगा कोलिनियर पॉइंट और ट्रायंगल। एक बार जब ट्रायंगल साबित हो गया कि गिवन पॉइंट्स जो हैं वो ट्रायंगल के हैं, तो अब ट्रायंगल के अंदर किस टाइप का ट्रायंगल है ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो मेन एप्लीकेशन डिस्टेंस फार्मूले का यहां से शुरू होता है। अब जैसा कि हमें मालूम है ट्रायंगल अगर मैं साइड के हिसाब से बांटूं तो 3 टाइप का, एक का नाम है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरे का नाम है आइसो सेलस ट्रायंगल,
और तीसरे का नाम है स्केलन ट्रायंगल। द थर्ड वन इज स्केलन ट्रायंगल। इसमें एक और आता है राइट ट्रायंगल, उसको अभी हम डील नहीं कर रहे हैं, बातों बातों में बताएंगे आपको राइट एंगल ट्रायंगल, फिर बताएंगे भी दिक्कत क्या है राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। पहली बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर कोई जानता है इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा है ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। तो ये तो आप आराम से निकाल चुके हो, ए बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस, सी और ए के बीच का डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ए बी बी सी और ए सी आप आराम से निकाल चुके हैं। अगर आप ऐसा पाएं कि ए बी बी सी सी ए तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तो आप कह दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कह दीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ए बी बी सी सी ए तीनों की वैल्यू आपस में बराबर आ जाए और डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल कर आप तीनों की वैल्यू देख लें, अगर तीनों की वैल्यू बराबर है बेटा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ये है जिसमें दो साइड आपस में बराबर हो लेकिन तीसरी साइड बराबर ना हो, यानी एनी टू साइड। मिसाल के तौर पे ए बी और ए सी यहां पे बराबर है लेकिन ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है बी सी के साथ, यानी एनी टू साइड्स आर इक्वल बट नेवर इक्वल विथ थर्ड साइड। तीसरे साइड के साथ बराबर नहीं होंगे, मतलब तीन साइड में से कोई दो साइड बराबर हो जाए तो आइसोसेलेस, तीनों बराबर हो जाए तो इक्विलेटरल। अगर कोई भी बराबर ना हो, तीनों साइड अलग अलग आ जाए, ए बी नॉट इक्वल विथ बी सी नॉट इक्वल विथ ए सी, तीनों साइड अलग हो गया तो स्केलन, दो साइड बराबर है तीसरे साइड बराबर नहीं है तो आइसोसेलेस, तीनों साइड बराबर है तो इक्विलेटरल। ये तो एक जनरल सा डिफिनेशन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इक्विलेटरल तीनों साइड बराबर, आइसोसेलेस कोई दो साइड बराबर, और स्केलन कोई भी साइड बराबर नहीं। अब देखिए एक कंडीशन और होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम बचपन लेवल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसी को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। याद कीजिए जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपसे साफ साफ कहा था कि इस चैप्टर में एंगल डील नहीं होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल होता था, इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल कहते थे। मगर यहां पर आपको एंगल के बिना बोलना है, और अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एरिया पढ़ा है और हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा है, एंगल तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। अब जैसे इक्विलेटरल में हर एंगल 60 डिग्री का है, क्या एंगल को मैंने एक्सप्लेन किया? नहीं, एंगल को एक्सप्लेन नहीं किया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 होता है, बाकी दोनों एंगल का सम 90 होता है, मगर हमें एंगल डील नहीं करना है। तो अब मैं बताऊं राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं यहां लिख देता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए, अगर आप फिगर बनाइए तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। ये 90 डिग्री है बेटा, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। तो आप 90 डिग्री तो साबित नहीं कर सकते, लेकिन आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर पाइथागोरस वाली बात जरूर साबित कर सकते हैं। ए बी निकाला था आपने, बी सी निकाला था, ए सी निकाला था, तो आप चेक कीजिए ए बी मतलब वही दो छोटे छोटे साइड का स्क्वायर, ए बी बी सी, ये छोटे छोटे साइड है क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा लार्जेस्ट साइड होता है बेटा। तो अगर इनका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो गया तो राइट। तो राइट के लिए मैं कंडीशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं बस सोचूंगा। राइट ट्रायंगल अगर होना है बेटा, राइट ट्रायंगल बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल बोलो, एक ही बात है। राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, तो यहां पर क्या होगा, फॉलो पाइथागोरस फॉर्मूला या थ्योरम। और वो क्या है,
इस फिगर के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो गोया आपको 4 ट्रायंगल पढ़ने हैं। इक्विलेटरल डिस्टेंस पे तीनों बराबर, आइसोसेलस 2 साइड बराबर, तीसरा बराबर नहीं, कोई साइड बराबर नहीं है स्केलन, और 2 साइड जो छोटे छोटे होंगे उन्हीं साइडों के स्क्वायर का सम बड़े साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए, मींस पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। अगर ये फॉलो हो गया बेटा तो इसको कहेंगे राइट ट्रायंगल। तो ये तो मैंने अलग अलग कंडीशन बता दी। अब सुनिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आइसोसेलस भी हो और राइट भी हो, यानी यही ए बी और ए सी आपस में बराबर हो और बी सी बराबर ना हो, और जब मैं ए बी का स्क्वायर करूं ए सी का स्क्वायर करूं तो इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ऐसा मुमकिन है। क्या मैं बोलने जा रहा हूं? मैं ये बोलने जा रहा हूं कि मान लो ये फिगर हमने बनाया था तो यहां ए बी और बी सी बराबर भी हो और साथ में पाइथागोरस थ्योरम भी फॉलो करें। तो इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे राइट तो है ही, साथ में आइसोसेलस, तो आइसोसेलस राइट ट्रायंगल या राइट आइसोसेलस ट्रायंगल। तो ये याद रखिएगा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ये साइड्स बराबर होते हैं और हर इंडिविजुअल एंगल 60 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब यहां तो 90 डिग्री की कोई उम्मीद ही नहीं है। जब 90 डिग्री नहीं बनेगा तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होने का कोई चांस नहीं है। मतलब अगर तीनों साइड बराबर हो गए तो सिर्फ लिखेंगे इक्विलेटरल, मतलब नो चांस टू फॉर्म राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी नहीं होता, या इक्विलेटरल राइट ट्रायंगल कभी नहीं होता। ये चीज तो होती ही नहीं है। इसीलिए तीनों साइड अगर बराबर हो गया तो आंख बंद करके आप इक्विलेटरल बोलेंगे। लेकिन अगर 2 साइड बराबर हुआ है और तीसरी साइड बराबर नहीं है तो आप आइसोसेलस मत बोलिए। हाँ, ऑप्शन में देखिए, अगर राइट एंगल नहीं दिया हुआ है तब आप आइसोसेलस बोलिए। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको राइट और आइसोसेलस दोनों दिया हुआ है तब आपको क्या करना होगा, यानी 2 साइड बराबर है तीसरी साइड बराबर नहीं है, तब आपको लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। देन अप्लाई पाइथागोरस फॉर्मूला। यानी अगर 2 साइड बराबर है, मतलब इक्विलेटरल के अलावा अगर कोई कंडीशन आ रही है तो आपको क्या करना है, अप्लाई पाइथागोरस फॉर्मूला। और पाइथागोरस फॉर्मूला अगर अप्लाई हो गया सही, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर इस फिगर के हिसाब से बराबर है बी सी के स्क्वायर के। तो इसका मतलब राइट भी है आइसोसेलस भी है, तो इसको लिखेंगे राइट आइसोसेलस ट्रायंगल। और अगर नहीं है, मान लीजिए आपने अप्लाई किया और आप पा रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो रहा है, ए बी का स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर बराबर नहीं आ रहा है बी सी के स्क्वायर के, तो आप लिखेंगे सीधा सीधी आइसोसेलस ट्रायंगल। यानी आइसोसेलस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बनने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर हो सकता है ये एंगल 90 डिग्री हो। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया बेटा तो आइसोसेलस भी है राइट भी है। लेकिन अगर 90 नहीं है तो खाली आइसोसेलस है। यानी आइसोसेलस के साथ राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं।
तो वो ऑप्शन से या तो पता चलेगा, या चूंकि मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, मैं पूरा फंडामेंटल पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि हम सारी कंडीशन जो भी हो सकता है, जो भी एग्जिस्टेंस आ सकते हैं, वो सारे डील किए जाएंगे। कि मान लीजिए दो साइड बराबर हैं और साथ में बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री मींस पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर लिया तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री है तो राइट है, तो राइट भी है, आइसोसेलेस भी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही दो टाइप के बनेंगे बेटा, एक राइट वाले, एक बिना राइट वाले। बिना राइट वाले को खाली आइसोसेलेस कह दो, और राइट बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, या इसको आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, किसी को भी बाद, कोई फिक्स नहीं है कि राइट आइसोसेलेस बोलेंगे। अगर हो सकता है तो ये भी बोला जा सकता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। एकदम सेम फिनोमेना यहां पर है बेटा। अगर तीनों साइड बराबर नहीं है तो फिर से मैं कह रहा हूं देन अप्लाई पाइथागोरस। यानी सिर्फ इक्विलेटरल में आपको पाइथागोरस अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इक्विलेटरल कभी हो ही नहीं सकता राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन उसके अलावा तीनों साइड अलग अलग है, कहीं पर भी 90 डिग्री हो सकता है, या तो ये 90 हो जाए या ये। यहां पे मुमकिन है, वहां तो 60 था, 90 का सवाल ही नहीं हुआ, लेकिन यहां पर मुमकिन है ना कि 90 डिग्री एंगल हो सकता है। तो देन अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करना बेटा। अब सुनो, अगर पाइथागोरस थ्योरम यहां अप्लाई हो गया, यानी AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, पाइथागोरस अगर अप्लाई हो गया, तब आप इसको राइट स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे या सिंपली राइट कहेंगे? राइट स्केलेन कहो या सिंपली राइट कहो? राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर अप्लाई नहीं हुआ, मीन्स AB का होल स्क्वायर BC का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू AC का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे तीनों साइड भी बराबर नहीं था, पाइथागोरस वाला भी फॉर्मूला वैलिड नहीं हुआ, तब आप कहिएगा स्केलेन ट्रायंगल। अब देखिए लड़के क्या करते हैं, जल्दबाजी में बस यही काम करते हैं। तीनों साइड निकाला, बराबर आया, इक्विलेटरल। मैं भी यहां पे कह रहा हूं कुछ मत करो, अगर तीनों बराबर है तो इक्विलेटरल ही होगा। लेकिन अगर कोई दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो जल्दबाजी में आइसोसेलेस मत मारना। सिर्फ इक्विलेटरल में ये इजाजत है। जैसे ही दूसरी तरफ आप आए, दो साइड बराबर, तीसरी बराबर नहीं, मींस आइसोसेलेस तो है, ये कंफर्म आप कर चुके हैं। अब आप पाइथागोरस भी लगाओ। अगर पाइथागोरस लग गया तो कहो पाइथागोरस की वजह से राइट है और आइसोसेलेस तो है ही, तो इसका मतलब दोनों है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो कई बार एक साथ नाम दे देता है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, कई बार ऑप्शन में दोनों रहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ, राइट भी है आइसोसेलेस भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो जल्दबाजी में खाली पहली कंडीशन देखकर आइसोसेलेस मत मार देना। हाँ, ऑप्शन में राइट ना हो तब तो आप आइसोसेलेस ही मारेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन तो आपका आ रहा है आइसोसेलेस वाला और साथ में राइट भी आ रहा है, ऑप्शन में आइसोसेलेस नहीं है, सिर्फ राइट है, तो राइट ही मारिए। तो आप कंडीशन देख लीजिए, दो साइड जैसे ही इक्विलेटरल के अलावा कुछ भी आए, आप पाइथागोरस जरूर लगाओ। अगर पाइथागोरस लग गया तो ठीक है भाई, राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। नहीं लगा तो खाली आइसोसेलेस है। उसी तरीके से अगर तीनों साइड बराबर नहीं आया तो आंख बंद करके स्केलेन मत मारिए, क्योंकि आप सोचिए ना, हमने निकाला AB की वैल्यू आया 3, BC की वैल्यू आई 4, AC की वैल्यू आई 5, आपको वैल्यू तो अलग अलग आई, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, आप कह दोगे स्केलेन। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर, छोटी साइड का स्क्वायर बोल रहा हूं, 3, 4, 5 में 3 और 4 छोटी छोटी साइड है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, लार्जर का स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर तीनों साइड बराबर नहीं आई, सीधे पाइथागोरस लगाओ। अगर पाइथागोरस लग गया बेटा तो राइट है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर पाइथागोरस नहीं लगा है तब स्केलेन है। तो ये है पूरा फंडामेंटल तरीका। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, एरिया आपने निकाला, एरिया 0 नहीं आया, ट्रायंगल हो गया। उसके बाद डिस्टेंस पर आइए, 3 पॉइंट है, 3 डिस्टेंस निकलेंगे, तीनों डिस्टेंस बराबर है, इक्विलेटरल।
कोई दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस लगाने के बाद अगर लग गया तो कहिए राइट आइसोसेलस है। पाइथागोरस नहीं लगा, खाली दो साइड बराबर आए, आइसोसेलस। तीनों साइड बराबर नहीं है, पाइथागोरस लग गया, कह दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है। तीनों साइड बराबर नहीं है, पाइथागोरस नहीं लगा, कह दीजिए स्केलन है। तो ये है हमारा ये पूरा फंडामेंटल तरीका। अब सुनिए, यहां भी ट्रिक्स है बेटा, यहां भी ट्रिक है आइसोसेलस को चेक करने का, राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने का, स्केलन को, इक्विलेटरल को, मगर ट्रिक का पोर्शन सबसे आखिर में। पहले पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस पर जाइए, बनाइए, क्योंकि यही काम आता है। ट्रिक्स एंड टेक्निक सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अप्लाई आप कर सकते हैं, वो आपको नॉलेज कभी नहीं देगा। हाँ, टाइम जरूर सेव कर देगा, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, आप 1 मिनट में 5-5, 6-6 क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, इस पे जाइए, पहले क्वेश्चन बनाइए 2, 4, 5, 8, 10, उसके बाद जब ट्रिक वाली क्लास लेंगे तो वापस आप जाकर उन्हीं क्वेश्चनों को ट्रिक से लगाइएगा और देखिएगा कितना टाइम सेव हो गया आपका। फिर है मजा। बिना कॉन्सेप्ट के ट्रिक काम नहीं आता। मैं फेवर नहीं करता, हालांकि मैं बहुत ज्यादा ट्रिक पढ़ाता हूं, उतना शायद कोई पढ़ाता भी ना हो हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक, मगर कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट पे भी मेरा ध्यान देता हूं मैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कीजिए, उसके बाद ट्रिक पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास अब 3 पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल दोनों है। तो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला से अब तक कोलिनियर पॉइंट, ट्रायंगल और ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर 4 पॉइंट हो, 4 पॉइंट, तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा बेटा। 4 पॉइंट, ये भी मुमकिन है कि ये चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करें तो कोलिनियर बन जाए। कोलिनियर का मतलब हमेशा 3 पॉइंट नहीं होता, चारों पॉइंट भी एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो कोलिनियर बन जाएगा बहरहाल। तो क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं। मान लीजिए 4 पॉइंट हमारे पास है, मैं यहां उसी तरीके से लिख देता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। इनके वर्टेक्स हमारे पास है x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, और एक जनरल फिगर थोड़ा सा बना लेते हैं समझने के लिए। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। अब ये क्वाड्रिलेटरल या तो रेक्टेंगल होंगे, रोम्बस होंगे, स्क्वायर होंगे, ट्रेपेजियम होंगे, पैरेललोग्राम होंगे, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। या कुछ ना ही हुआ तो सिंपल सा कोई क्वाड्रिलेटरल है, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो ये मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें पहली बात ये कि हम कितनी चीज निकाल सकते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो सुनिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन, बोलो बेटा क्या निकाल सकते हैं। पहली बात, आप 4 साइड्स निकाल सकते हैं, और ये चारों साइड हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी है। साथ में आप 2 डायगोनल निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड और 2 डायगोनल होते हैं बेटा। ए बी साइड हुआ, बी सी साइड हुआ, सी डी डी है। कॉन्सिक्यूटिव 2 लगातार वर्टेक्स को मिला दोगे, साइड बन जाएगा। और अगर आपने अल्टरनेट को मिला दिया, नॉन कॉन्सिक्यूटिव लगातार नहीं होने चाहिए, तो डायगोनल बनेगा ए और सी। तो इन दोनों के एक्स का डिफरेंस स्क्वायर, इन दोनों के वाई का डिफरेंस स्क्वायर जोड़ेंगे, रूट लगाएंगे, आ जाएगा वही डिस्टेंस फॉर्मूला। ए और सी के पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब आपको जब
3 पॉइंट देता है तो 3 ही साइड निकलता है, क्योंकि ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होते, खाली 3 साइड आप निकालते हैं, ए बी बी सी सी है। लेकिन जब 4 पॉइंट देता है बेटा तो आपको 6 साइड निकालने हैं। 4 तो साइड कहलाएंगे, 2 डायगोनल कहलाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपको 6 बार आपको डिस्टेंस निकालने हैं, 6 डिस्टेंस, ए बी बी सी सी डी, इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, पहला कंडीशन किसके लिए देख रहे बेटा? पैरेललोग्राम। मान लो हमें साबित करना है कि बताइए पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना, या हमें चेक करना है कि 4 पॉइंट तो दिए हुए हैं, इससे जो क्वाड्रिलेटरल बना है क्या वो पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम किसको कहते थे? पैरेललोग्राम हम लोग कहते थे उस फिगर को जिसमें आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब सोचो अपोजिट साइड क्या होगा बेटा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो तुम पाओगे ए बी का अपोजिट है सी डी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से जो ए बी की वैल्यू आएगी वही सी डी की वैल्यू आएगी। अगर ए बी और सी डी बराबर नहीं आया तो पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम के लिए पहली शर्त है आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। तो यहां तो हम इक्वल लगा ही सकते हैं, पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि पैरेलल आता है हमेशा एंगल से। उस पैरेलल जब भी साबित करना होता है ना तो हम लोग एंगल निकालते हैं, उस एंगल को हम लोग कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इनसे साबित होता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। लेकिन मैंने कहा ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप एंगल तो कर नहीं सकते, यानी पैरेलल साबित नहीं कर सकते, तो आप इक्वल साबित करेंगे। ए बी और सी डी आपस में क्या है? इक्वल है। उसी तरीके से ए डी और बी सी भी तो अपोजिट हैं। तो ए डी और बी सी, ए डी बी सी, यानी आपको साबित 2 पेयर में करना है। एक पेयर है ए डी और बी सी का, दूसरा है ए बी और सी डी का। तो आप जब 4 साइड निकालेंगे ना तो अल्टरनेट साइड देखिए, ए बी सी डी, बी सी डी है, यही करना है, बी सी डी है। तो अपोजिट साइड्स या आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। इक्वल तो यहां साबित हम कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब ध्यान देना, डायगोनल कभी बराबर नहीं होगा। ये तो अगर आपको फिगर का एनालिसिस हो तो आप समझ सकते हैं। ये फिगर होता है बेटा पैरेललोग्राम का, ये इस तरह से था, मैंने इस तरह से पैरेलल किया बेटा। तो जरा खुद सोचो, ये टिप और ये एल्बो ज्वाइन करो, ये एक डायगोनल कहलाएगा, और ये टिप इस डायगोनल को करो। तो जैसे जैसे आप टिल्ड होते चले जाइएगा डायगोनल की लेंथ अलग अलग आएगी बेटा। साफ दिख रहा है, यहां पे ये डायगोनल बहुत छोटा, ये वाला डायगोनल बहुत बड़ा। तो डायगोनल बराबर नहीं होंगे, जब तक सीधा फिगर नहीं हो डायगोनल बराबर नहीं होंगे। जैसे ही थोड़ा सा टिल्ड हुआ डायगोनल इक्वल नहीं रहेंगे। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर अपोज, ये सिर्फ साइड्स है बेटा, साइड्स बराबर हो जाएं पेयर में, वो भी साइड्स पेयर में बराबर हो जाएं, लेकिन डायगोनल की जहां तक बातचीत है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स बराबर ना हो, डायगोनल बराबर ना हो। तो यही 6 साइड आप निकालिएगा, 1 2 3 4 5 6, 4 साइड पेयर में बराबर होंगे, आमने सामने अल्टरनेट, और डायगोनल जो है वो बराबर नहीं होंगे, तब कहेंगे ये पैरेललोग्राम है। क्लियर? इसका एक शॉर्टकट ट्रिक आपको शुरू में ही बता देते हैं। ट्रिक ये है पैरेललोग्राम होने की, पैरेललोग्राम होने का ट्रिक ये है कि अपोजिट x और अपोजिट y का सम बराबर होगा। यानी मेरा कहना यह है अपोजिट x का मतलब x1 x3 का सम अपोजिट y के बराबर होगा। सॉरी गलत हो गया। x का सम x के साथ, अपोजिट x का मतलब इसका x इसका x बराबर होगा, और अपोजिट y इसी तरीके से बराबर होंगे। यहां लिखा था ना, तो अपोजिट x का सम यानी 1 और 3 को जोड़ दो, 2 और 4 को जोड़ दो, सम बराबर आएगा बेटा। तो x को x के साथ, y को y के साथ।
अपोजिट एक्स का सम अपोजिट वाई का सम अगर बराबर हो गया तो पैरेललोग्राम है। इतना डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्चुअली ये बात जानो, क्योंकि ये कंडीशन बता रहा है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम को, कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। लेकिन ट्रिक जो है वो ये है कि चूंकि मैंने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट में अपोजिट साइड, तो यहां पर भी मैं अपोजिट एक्स ले रहा हूं, x1 x3 x2 x4, तो अपोजिट चीजें बराबर होंगी बेटा, अपोजिट चीजें बराबर, यहां पर भी अपोजिट चीजें बराबर। तो ये याद रखिएगा, ये एक अच्छा सा ट्रिक है जो पैरेललोग्राम में लग जाता है। अब मैं बताऊं, पैरेललोग्राम का ही क्लासिफिकेशन है। वैसे तो लोग कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, पैरेललोग्राम ही 3 हिस्से में डिवाइड होता है। अगर पैरेललोग्राम के चारों साइड बराबर हो गए तो उस पैरेललोग्राम को रोम्बस कहते हैं। जब पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर हो जाए तो उसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। यानी पैरेललोग्राम का ही मैं क्लासिफिकेशन अब पढ़ रहा हूं। पहले हम लोगों ने केस पढ़ा कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम, अब मैं बताऊं पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस है। पैरेललोग्राम में अब मैं स्पेशल केस देख रहा हूं, स्पेशल केस। तो स्पेशल केस क्या है पैरेललोग्राम में? तो बेटा स्पेशल केस है रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। दूसरा स्पेशल केस है रोम्बस। और तीसरा स्पेशल केस होगा स्क्वायर। स्क्वायर इसके माने ये हुए कि स्क्वायर वो तमाम प्रॉपर्टी शो करेगा जो पैरेललोग्राम का था। अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, यहाँ पर भी अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, एकदम 100% ये बात साबित हो जाएगी पैरेललोग्राम से। रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, यहाँ पर भी पैरेलल इक्वल। रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। इसमें चूंकि एंगल का जिक्र नहीं करना है, वरना मैं बताता कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। और मैंने ट्रिक बनाया है अपोजिट एक्स का सम आपस में बराबर, अपोजिट वाई का सम आपस में बराबर। तो बेटा ये खाली पैरेललोग्राम तक महदूद नहीं है, स्क्वायर में भी अपोजिट एक्स का सम अपोजिट वाई का सम बराबर होगा। यहां पर भी अपोजिट एक्स अपोजिट वाई का सम बराबर होगा, अपोजिट एक्स अपोजिट वाई का सम बराबर होगा। यानी एक्स वाला एक्स के साथ बराबर, वाई वाला वाई के साथ बराबर। यही ट्रिक हम पैरेललोग्राम में भी लगाते हैं और यही ट्रिक स्पेशल पैरेललोग्राम में भी लगाते हैं। लेकिन रेक्टेंगल किसको कहते थे? रेक्टेंगल कहते थे उस स्पेशल पैरेललोग्राम में जहां दोज parallelogram in which diagonals are equal। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल आपस में बराबर हो जाएं। इस बात को सुनिएगा, ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री करने का मतलब होता था पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल में एंगल 90 डिग्री का मतलब था पाइथागोरस थ्योरम। क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बराबर होने का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री।
तो आपने पढ़ा होगा बचपन से कि पैरेललोग्राम की अगर हर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। या आपने ये पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है और हर एंगल 90 डिग्री होता है, हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो ये तो कंडीशन था बेटा कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये तो पैरेललोग्राम की कंडीशन है। तो अब तक तो पैरेललोग्राम था, बस डायगोनल पैरेललोग्राम में बराबर नहीं होते हैं। यहां पे डायगोनल बराबर हो गए, इसका मतलब पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। यहां पर हर एंगल 90 डिग्री का है तो डायगोनल भी आपस में बराबर है। तो याद रखिएगा, या तो एंगल 90 डिग्री बोलिए या डायगोनल को इक्वल बोलिए। तो डायगोनल इक्वल होता है बेटा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया कि आमने सामने की साइड यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। एकदम साइड वाली बात है जो रेक्टेंगल में है। यहां तक तो रेक्टेंगल ही था ये। अगर डायगोनल निकाला आपने AC और BD बराबर आ गया तब रेक्टेंगल, डायगोनल बराबर आ गया तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल बराबर नहीं आया तो पैरेललोग्राम। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी आपको निकालना 6 साइड है, 6 साइड निकाल के बता दीजिए। अगर पेयर में साइड्स बराबर हो रहे हैं तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, या तो पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा। तीसरा निकालेंगे डायगोनल, अगर डायगोनल बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम, डायगोनल बराबर है तो रेक्टेंगल। बाकी रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो आपको आता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ। 2 अपोजिट साइड का, सॉरी 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड या एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर दो। इनमें से कोई एक साइड ले लो, इनमें से कोई एक साइड ले लो। 2 लगातार साइड का मल्टीप्लाई यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस के बारे में क्या कहा जाता है, दोज पैरेललोग्राम इन विच two consecutive side are equal। कॉन्सिक्यूटिव को एडजेसेंट भी कहते हैं। 2 लगातार साइड, 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, 2 सक्सेसिव साइड्स, 2 एडजेसेंट साइड। 2 लगातार साइड कहिए, 2 एडजेसेंट साइड कहिए, 2 सक्सेसिव साइड कहिए। अब देखो पैरेललोग्राम में अगर 2 लगातार साइड बराबर है तो इसके माने ये हो गए ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर 2 लगातार साइड बराबर हो गए बेटा तो आप समझ जाइए कि चारों साइड बराबर है। अब इसमें भी थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल मेथड में भी थोड़े बहुत ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जो आपका टाइम बचा देंगे। अब आप सोचिए 6 साइड आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 6 साइड निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड से लगाइएगा कि क्या ये पैरेललोग्राम है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो 4 दिए हुए होंगे, ये 4 पॉइंट्स मान ली दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है पैरेललोग्राम के लिए, इनके x को जोड़ देना है, इनके x को जोड़ देना है, बराबर आ गया। इनके y को जोड़ दो, इनके y को जोड़ दो, यानी अपोजिट x का सम अपोजिट y का सम बराबर दिख जाए तो कह दो पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो या तो सिर्फ पैरेललोग्राम होगा, या रेक्टेंगल होगा, या रोम्बस होगा, या स्क्वायर होगा। तो रोम्बस के लिए क्या बोला जा रहा है कि आपको 2 लगातार साइड ले लेना है। यानी आप डिस्टेंस फॉर्मूले से AB निकाल लो और BC निकाल लो, 2 लगातार साइड। अगर 2 लगातार साइड आपको बराबर दिख जाए तो आप समझ जाना कि रोम्बस होगा। 2 लगातार साइड खाली बराबर दिख जाए तो, क्योंकि जैसे ही 2 लगातार साइड, पैरेललोग्राम में 2 लगातार साइड बराबर दिखा, इसका मतलब चारों साइड बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो आपने साबित कर ही दिया था, अपोजिट x का सम बराबर करके, अपोजिट y का सम बराबर करके। तो पैरेललोग्राम था तो AB बराबर आना था CD के, ड्यू टू पैरेललोग्राम AB बराबर आना था CD के। और आपने निकाला था AB और BC बराबर आए थे, तो AB BC बराबर आया था। पैरेललोग्राम से AB को CD के बराबर होना था, यानी BC और CD भी आपस में बराबर है, और BC बराबर होता है DA के, वही पैरेललोग्राम से।
तो बस पैरेललोग्राम साबित करने के बाद आप बस दो लगातार साइड निकाल लो। अब आपको सी डी और डी ए निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यही दोनों था तो ए बी तो सी डी के बराबर आना ही है, बी सी डी ए के बराबर आना ही है, यानी चारों साइड तो बराबर होनी ही है। इसीलिए मैंने चार साइड बराबर नहीं लिखा, कंडीशन में लिखा बस दो लगातार साइड। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें दो लगातार साइड बराबर हो जाएं तो ये समझा जाएगा कि चारों साइड्स बराबर हैं। अब जब चारों साइड बराबर हैं तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचे? अब आपके पास ऑप्शन बचे हैं डायगोनल्स के। तो याद रखिए, रोम्बस में एंगल का जिक्र नहीं है, रोम्बस में एंगल का जिक्र नहीं है। इसका मतलब एंगल बराबर नहीं हो, सॉरी डायगोनल बराबर नहीं होंगे, डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल बराबर नहीं होंगे। तो डायगोनल कहाँ कहाँ बराबर नहीं है? पैरेललोग्राम में बराबर नहीं है, रोम्बस में बराबर नहीं है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में फ़र्क क्या है? पैरेललोग्राम में खाली अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, रोम्बस में क्या होते हैं? चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ साइड को लेकर फ़र्क है, रेक्टेंगल और रोम्बस में साइड को लेकर फ़र्क है। यहाँ पेयर में साइड बराबर है, यहाँ चारों साइड बराबर है। इन दोनों में किसको लेकर फ़र्क है? डायगोनल को। डायगोनल बराबर हो गया तो रेक्टेंगल, बराबर नहीं हुआ पैरेललोग्राम। और स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी एक ऐसा कह सकते हैं पैरेललोग्राम जहाँ दो लगातार साइड भी बराबर हो, साथ में डायगोनल भी बराबर हो, यानी those parallelogram in which two consecutive sides as well as diagonals are equal. दो लगातार साइड और साथ में डायगोनल बराबर होंगे, साइड्स आपस में बराबर होगी, डायगोनल्स आपस में बराबर होंगे, यानी चारों साइड भी बराबर है और हर एंगल 90 डिग्री है। जैसे मैं यहां क्या बोल रहा हूं स्क्वायर की कंडीशन में, स्क्वायर की कंडीशन में क्या बोल रहा हूं बेटा वो सुनो। स्क्वायर कंडीशन में ये बोल रहा हूँ कि आपने जैसे ही दो लगातार साइड बराबर किया, ये समझा गया कि चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है, दिस इज साइड, और साथ में आपने डायगोनल ले लिया ए सी बराबर बी डी, दीज आर द डायगोनल्स। ठीक है, तो अगर दो साइड पेयर में बराबर हो, डायगोनल बराबर नहीं हो, पैरेललोग्राम। दो साइड पेयर में बराबर हो, डायगोनल बराबर हो, रेक्टेंगल। चारों बराबर हो, डायगोनल बराबर ना हो, रोम्बस। सारे साइड्स बराबर हो, सारे डायगोनल्स बराबर हो आपस में, स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन करेंगे किताब से, किताब दे दो, लेकिन उससे पहले एक ट्रिक आपको और बता दिया जाए, एक ट्रिक आपको और बता दिया जाए। वो ये है कि रोम्बस का एक हीट एंड ट्रायल मेथड है मेरे पास। वो हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है वो सुनिए, वो बहुत अच्छा मेथड है, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये भी अपने आप में एक बेहतरीन ट्रिक है, बट हीट एंड ट्रायल मेथड है। ये सब कॉन्सेप्ट हो गया। पैरेललोग्राम के लिए तो मैंने कही दिया अपोजिट एक्स अपोजिट वाई। रोम्बस के लिए मैं क्या बोल रहा हूं वो देखो, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, इसमें एक्स वाई दिया होगा, इसमें एक्स वाई दिया होगा, इसमें एक्स वाई दिया होगा, इसमें एक्स वाई दिया होगा। ये डैश डैश है, निगेटिव मत समझना। इसका मतलब ए का एक्स वाई, बी का एक्स वाई, सी का डी का, ये सब एक्स वाई होगा। करना क्या, तुम इन्हीं को ऐड कर देना, इन दोनों को ऐड कर देना, इन्हीं को ऐड कर देना, यानी
बी के जो दो एक्स और वाई दिए हुए हैं यानी कोऑर्डिनेट, उनको आपस में ऐड कर दो। ये ट्रिक सिखा रहा हूं बेटा। अगर ऐड करने पर तीन जगह वैल्यू सेम आ जाए, 3 वैल्यूज आर सेम, तीन जगह वैल्यू सेम आ जाए, 4 में से 3 जगह, तो कह देना रोम्बस है। यानी मिसाल के तौर पे इन दोनों को ऐड किया वैल्यू 5, इन दोनों को ऐड किया वैल्यू 5, इन दोनों को ऐड किया वैल्यू 5, इन दोनों को ऐड किया वैल्यू 3, तो कह देंगे 5 5 5। 3 पॉइंट का जो एक्स वाई का सम है वो 5 है। तो ऐड करने के बाद अगर 3 जगह वैल्यू सेम आ जाए तो रोम्बस। यहां आते हैं, स्क्वायर में भी यही कहानी है, स्क्वायर में भी यही कहानी है। इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद वैल्यू पेयर में आएगी, वैल्यू आर इन पेयर। पेयर से मुराद क्या है? पेयर से मुराद ये है कि इन दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू आएगा 5, इन दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू आएगा 3, इन दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू आएगा 3, इन दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू आएगा 5। यानी 2 वैल्यू 5 5, 2 वैल्यू 3 3, इसको कहते हैं जोड़ा। तो अगर ये इन दोनों के सम 5 और 3 आ रहे हैं या 8 3 आ रहे हैं, 8 7 आ रहे, कोई भी पेयर में आ रहे हैं, 2 वैल्यू 8, 2 वैल्यू 7, 2 वैल्यू 10, 2 वैल्यू 5, तो कह देंगे भैया ये तो स्क्वायर है। लेकिन अगर 3 वैल्यू सेम हो गया तो रोम्बस। बट इट इज अ कंप्लीटली हिट एंड ट्रायल मेथड। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर वैल्यू 3 सेम और यहां पेयर में नहीं आती है। जब नहीं आएगी तो क्या करेंगे? फिर बनाएंगे। फंडामेंटल तरीका है हमारे पास। ये तो मैंने कहा हिट एंड ट्रायल मेथड है, रोम्बस को और स्क्वायर को देखने का। हालांकि एक और फॉर्मूला है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं सदाबहार फॉर्मूला। उस ट्रिक से हम सारे पैरेललोग्राम का कंडीशन देख सकते हैं। जैसे आपको कोलिनियर के लिए ट्रिक बताया ना कि हमें रेशियो लेना है, जैसे पैरेललोग्राम के लिए बताया ना कि अपोजिट एक्स अपोजिट वाई लेना है, ये सब पे लागू होते हैं बेटा। यही सदाबहार है, हर जगह लगा दो, लागू हो जाएंगे सारे कोलिनियर पॉइंट के लिए। वो ट्रिक हमारा काम आएगा रेशियो वाला, जो हम आगे सिखाएंगे। अभी सिर्फ लिखवाया है आपको, क्योंकि फंडामेंटल जब पढ़ाते हैं तो ट्रिक का कम यूज कराते हैं, थोड़ा थोड़ा इसलिए बताते चल रहे हैं कि ज़हन में ट्रिक भी रहे। वरना डायरेक्ट ट्रिक की क्लास में आएंगे और सारे ट्रिक एक साथ जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन बहुत होता है। इसीलिए फंडामेंटल स्टडी बहुत अच्छा है। फंडामेंटल पढ़िए, साथ साथ थोड़ा थोड़ा ट्रिक वहीं पे नोट्स के तौर पे लिखते रहिए कि अच्छा स्क्वायर को बनाने का एक ट्रिक ये भी है, और एक ट्रिक तो जनरल जब पढ़ेंगे तब हम उस पर क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी मैं इन चीज़ों पर जो आज पढ़ाया है, कोलिनियर, जो आज हम लोगों ने देखा डिस्टेंस फार्मूले के मदद से पैरेललोग्राम का टाइप, डिस्टेंस फार्मूले के मदद से आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, मतलब ट्रायंगल का टाइप, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो इल्म अचीवर का जो पैकेज है आपका, उस पैकेज में जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उसका कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए मैं ले रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, देखिए 27 क्या कह रहा है? कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुड वर्टेक्स आर। 27 नंबर क्वेश्चन में ले रहा हूं, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले लूंगा। अभी इत्तफाकन क्वेश्चन नंबर 27 पे नजर पड़ा। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट कहो या वर्टेक्स कहो ये है, और ये है। कह रहा है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये बताना है आपको। Which type of quadrilateral is formed by these points? इन पॉइंट को आपस में मिलाएं तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। -1 -2 ये पॉइंट A है, ये पॉइंट मान लो B है, ये C है, लाइन से दिए रहते हैं, और ये -3 0 है। आपके पास
मैंने कहा था ना हीट एंड ट्रायल मेथड है ये जानने का क्या ये रोम्बस और स्क्वायर तो नहीं है, यही ऐड वाला कॉन्सेप्ट। तो जरा सीखो ऐड वाला कॉन्सेप्ट क्या मैं बोल रहा हूं। क्या इन दोनों को हम ऐड करेंगे -1 -2, जब इनको ऐड करोगे बेटा तो क्या आएगा -3। ऐड करने पर क्या आया ये -3। याद रखो मेरा जितना ट्रिक भी होगा उसमें हम लास्ट में साइन हटा देंगे, ठीक है। इन दोनों को शुरू में जो है वही रखो, -1 -2 ऐड करोगे माइनस, हमको माइनस से कोई लेना देना नहीं। दिस इज 3, बिल्कुल डिस्टेंस की तरह है बेटा, डिस्टेंस निगेटिव में नहीं आता है। पॉइंट इन दोनों को जोड़ दिया ना, तो ऐसा समझो ना कि 2 पॉइंट है, इनको जोड़ दिया गया तो एक डिस्टेंस बन गया बेटा। तो डिस्टेंस हम निगेटिव में नहीं लेंगे, तो फाइनली लास्ट में जाके निगेटिव हटा दिया करो। अब सोचो 1 + 0 दैट इज 1, -1 + 2 इनको ऐड करोगे +1, इनको ऐड करोगे -3 0 ऐड करो क्या आया -3, माइनस नहीं लेंगे। बताओ जल्दी से क्या बना स्क्वायर। बेस्ट ट्रिक, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे स्क्वायर आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे स्क्वायर आएगा। पेयर में आ रही है वैल्यू 3 3 1 1 स्क्वायर, आंख बंद करके आंसर। तो ये है जो बहुत आसान कर देता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ट्रिक। बट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आइए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है भाई, इसको और दूसरे तरीके से देखें। अभी वो वाला ट्रिक नहीं सीखेंगे जो मैंने बोला है कि आखिर में बताएंगे, जिससे पता चल जाता है सारा कुछ, कौन क्या बना कैसे बना। चलो मैं दूसरी बात कह रहा था, अगर ये स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम भी होगा, क्योंकि स्पेशल पैरेललोग्राम का नाम था। पैरेललोग्राम के लिए क्या सिखाया गया है, अपोजिट एक्स को जोड़ो। तो क्या मैं -1 -1 को जोड़ूंगा -2 आएगा। अपोजिट एक्स को जोड़ो -3 + 1 दैट इज अगेन -2। तो अपोजिट एक्स बराबर हो गया। चलो अपोजिट वाई को जोड़ते हैं, अपोजिट वाई -2 और 2 ऐड होके 0 हो गया बेटा, -2 + 2 0 हो गया। अपोजिट वाई को जोड़ते हैं 0 + 0 दैट इज 0। यानी इतना तो कंफर्म है कि अपोजिट एक्स का सम आपस में बराबर, अपोजिट वाई का सम आपस में बराबर, इट मींस इट इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ही है या स्पेशल पैरेललोग्राम है, इसके लिए क्या बोला था, अपोजिट दो लगातार साइड देख लो। अगर दो लगातार साइड बराबर है तो चारों साइड बराबर है, अगर दो लगातार साइड बराबर नहीं है तो खाली पेयर में बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम है तो पेयर में बराबर है। तो अब मैं दो लगातार साइड देख रहा हूं। अब मुझे बताओ इन दोनों का डिस्टेंस क्या आया, 1 -1 2। इन दोनों का डिस्टेंस क्या आया, -2 और 0 का डिफरेंस कितना आया 2। डिस्टेंस फार्मूला निकालो ना भाई, निकाल नहीं सकते, √1 -1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 -2 दैट इज 2 का स्क्वायर 4। तो क्या ये √8 हो गया। चलो यह निकाल लेते हैं, लगातार साइड का मतलब ये हुआ, यहाँ 1 -1 2 का स्क्वायर 4 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 यानी वापस √8। तो इसका मतलब दो लगातार साइड बराबर, पैरेललोग्राम तो चारों बराबर। अब जब चारों बराबर हो गई तो यहाँ पे दो ही बात ज़हन में आ रही है, आइदर रोम्बस होगा या रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर होगा। चारों साइड बराबर है तो या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। तो डायगोनल देख लो बेटा, डायगोनल बराबर हो गया तो 90 डिग्री यानी स्क्वायर, डायगोनल बराबर नहीं हुआ तो रोम्बस। डायगोनल देखने के लिए वापस वही अपोजिट का, तो -1 -1 मतलब 0 0 का स्क्वायर 0। दो सेम चीज को घटाओगे तो बेटा 0 ही आएगा। अब यहां देखते हैं 2 - -2 दैट इज 4 4 का 16 यानी √16 की वैल्यू 4। ये वाला डायगोनल देख लेते हैं बेटा, ये वाला डायगोनल बताओ। 1 -3 4 4 का स्क्वायर 16 0 - 0 0 का स्क्वायर 0 यानी 4। यानी डायगोनल्स भी बराबर हैं, एडजेसेंट साइड भी बराबर हैं, इसका मतलब ये स्क्वायर है। बट काफ़ी टाइम लगा ना, वो जो फंडामेंटल मेथड था, फंडामेंटल तरीक़ा था, उससे भी टाइम लगा। और अगर आप ये वाला शुरू में चेक नहीं कर पाते कि ये पैरेललोग्राम है तो फिर आपको सारे साइड निकालने होते। जिस तरीके से आपने ये निकाला A B B C, वैसे ये भी निकालना पड़ता, फिर ये भी निकालना पड़ता, चारों साइड बराबर करने के बाद डायगोनल बराबर करना पड़ता। तो इसीलिए ट्रिक टाइम बचा देता है और कॉन्सेप्ट जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर देता है।
चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 इसी से लगा हुआ टॉपिक है, 27 के बाद 28। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फिर से आपको नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाना है और ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये है पॉइंट्स ए बी सी डी, इनको मिलाकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, नाम बताना है उस क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा। तो ज़रा सोचते हैं अपने उसी हीट एंड ट्रायल मेथड से, क्या इन दोनों का सम 3 हो रहा है, क्या इन दोनों का सम 9 हो रहा है। इनको ऐड कीजिए, 4 और -1 को ऐड करेंगे 3 होगा, इनको ऐड करेंगे -3 होगा, माइनस नहीं लेंगे 3 3 3 रोम्बस। 3 एडिशन या 3 समीशन की वैल्यू सेम आ जाए, मतलब 3 चीज़ों को ऐड करें और सेम आ जाए तो रोम्बस, दिस इज रोम्बस। तो ये रोम्बस है बेटा। बाकी आप घर पे जनरल तरीके से बना लीजिए, एडजेसेंट साइड को बराबर कीजिए, डायगोनल बराबर नहीं आएगा, तो ये रोम्बस आ जाएगा। 28 का आंसर रोम्बस है, 27 का आंसर स्क्वायर है। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, 29। दिस इज 29। 4 पॉइंट है और कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, यानी इट इज मेंशन दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए की वैल्यू दिया 6 1, बी की वैल्यू दिया 8 2, 9 4 एंड P3। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, और कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आप क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक से बहुत आसानी से बन जाता है। सुनो पैरेललोग्राम का ट्रिक क्या है, जो निकालना वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या मैं इस, ये x है ना, पहले जो दिया वो x है, तो क्या अपोजिट x को जोड़ा जाए, यानी P + 8। चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो इधर के अपोजिट x की वैल्यू के बराबर आएगा 6 + 9। निकाल लो, P की वैल्यू आ गया। कितना आसान था। कौन बैठ के ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस को बराबर करे, रिलेशन निकाले, फिर इस डिस्टेंस को बराबर करे, रिलेशन निकाले, एक पेज का सॉल्यूशन होगा। यहां सीधी सी बात है, अपोजिट x का सम बराबर कर दे भाई। अब देख ये 15 हो गया, क्या 8 उधर ले जा 7 हो गया, देखते देखते आंसर आ जाए। वैसे भी सोचना, 6 9 15, इधर के x का सम 15 तो इधर के x का सम भी 15, ये 8 है, 8 में का जोड़े के 15 हो 7, आ गया आंसर। बोली ना रे, होली गवा, होली कि ना होली, हो गई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 30 इसी तरीके से क्वेश्चन है और थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा सवाल है। 30 में क्या कह रहा है, -2 -1 A0 4B 1 2। ये वर्टेक्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B। ये 4 वर्टेक्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑप्शन पे हम नहीं देख रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे भाई। विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन तो काफी आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत आसानी से बनते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन मत ट्राई करा। पहले तो हम सॉल्यूशन जानते हैं भाई, इसका क्या जानते हैं,
पैरेललोग्राम है। अच्छा पैरेललोग्राम है तो कंडीशन पढ़ा है क्या? कंडीशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इन दोनों का सम कर दे भाई, 4 + -2। x को जोड़ा था ना, इधर भी x को जोड़, दिस इज 1 + a। अब बता, प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2, तो यार यहाँ a की वैल्यू 1 है, या तो ऐसे ही सोच ले यहाँ 2 है तो इधर 2 लाने के लिए 1 + 1 करेंगे, या फिर बच्चे की तरह इस 1 को उठा के उधर ले जा, जैसे चाहे वैसा कर, ए की वैल्यू निकल गया। अब उसी तरीके से बी निकाले को तेरे, हालांकि ऑप्शन से पता चल गया, एक ही ऑप्शन में ए की वैल्यू 1 दिया हुआ, वही आंसर मार देंगे ठीक, लेकिन कितना टाइम लगेगा बी निकालने में? कोई टाइम ना लगेगा। बी + -1 अपोजिट वाई को जोड़ा, अपोजिट वाई को जोड़, 2 + 0। जिस तरीके से अपोजिट x को जोड़ा है उसी तरीके से अपोजिट y को जोड़ा है, तो क्या ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी b - 1 = 2, चूंकि 2 + 0 2 होता है, -1 उधर चला गया तो b = 3। तो द करेक्ट आंसर इज a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है। तो a b की वैल्यू पूछा था। तो जो ट्रिक बताया गया है उसी ट्रिक से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे के सारे, ये याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब लास्ट एक ट्रिक ही टाइप का क्वेश्चन है, वो बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब हम लोग बात करेंगे जो तीसरे किस्म का फॉर्मूला हमारा छूटा हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि सेक्शन फार्मूले में ही कुछ इंटरनल एक्सटर्नल रेशियो की बात करनी है, उसी में हम लोगों को मिड पॉइंट पढ़ना है, उसी में हम लोगों को सेंट्रोइड पढ़ना है, मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एरिया बाइसेक्टर वगैरह, तो वो वहाँ देखेंगे। तो हम लोग एक बात सीखने जा रहे हैं, वो ये कि मान लो एक कॉन्सेप्ट है इक्वी डिस्टेंस का, ये भी बड़े काम का है। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस का मतलब हुआ बराबर दूरी, इक्वल दूरी। तो मान लो कोई पॉइंट है ये ए, ये कोई पॉइंट है बी, यहां से इक्वल दूरी पर, यानी ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी बराबर है, या हम ऐसा कहें पी से ए की जो दूरी होगी पी से बी की वही दूरी होगी। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कहा जा सकता है पी is equidistance from point A and B, कि P जो है वो बराबर दूरी पर है A और B से। यानी इसी को मैथमेटिकली लिखें तो लिखेंगे PA = PB। चूंकि PA PB बराबर है तो PA का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करने में फायदा क्या है? रूट खत्म हो जाएगा बेटा। जैसे मैं मिसाल के तौर पे मान लूं, इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है XY और इसका कोऑर्डिनेट है X2 Y2, इसका कोऑर्डिनेट है X1 Y1। तो अब बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें समझ में आता था कि PA का मतलब था अंडर रूट, स्क्वायर लगा दिया तो रूट खत्म कर दिया, तो हम लिखेंगे सीधा सीधी दोनों के x का डिफरेंस स्क्वायर, दोनों के y का डिफरेंस स्क्वायर। यहां पे आओ, PB का मतलब हो गया दोनों के x का डिफरेंस स्क्वायर, दोनों के y का डिफरेंस स्क्वायर। अगर हम PA का स्क्वायर PB का स्क्वायर नहीं लगाते तो रूट लगाते, तो आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हो रूट रूट लगा के। या तो सोचो दोनों तरफ का रूट खत्म हो गया, या इधर का रूट ले जाकर उधर स्क्वायर कर दिया तो वहां रूट स्क्वायर से कैंसिल, या इधर का रूट लाकर इधर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट खत्म, या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, इधर से ले गए उधर स्क्वायर, इधर से ले गए इधर स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कैंसिल। तो दोनों तरफ रूट कैंसिल कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल कर दो, व्हाटएवर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये है फंडामेंटल तरीका भाई। अब मैं तुमको इक्वी डिस्टेंस का एक ट्रिक सिखाता हूँ, इक्वी डिस्टेंस का एक ट्रिक। और ये ट्रिक पता है कितना काम का है? ये बहुत काम का है। बहुत काम का मतलब
इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले जो आज हम लोगों ने टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ा कि तीनों साइड बराबर हैं, अब कौन बैठ के डिस्टेंस फार्मूले से ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी ए निकाले, फिर देखे तीनों बराबर हैं कि नहीं। या 4 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी बी सी सी डी डी ए, चारों निकाले फिर देखें बराबर है कि नहीं है, क्योंकि फार्मूला जो भी रिलेशन है वो यही है, बराबर है कि बराबर नहीं है। चारों साइड बराबर हो गए रोम्बस हो जाएगा, डायगोनल बराबर नहीं होगा रोम्बस हो जाएगा। चारों साइड बराबर हो, डायगोनल बराबर हो जाएगा स्क्वायर। तो साइड बराबर है कि नहीं है वो इक्वी डिस्टेंस से देखा जा सकता है। यानी यही अगर मैं मिला दूं, मिसाल के तौर पर बोल रहा हूं ए बी, तो मैं कह दूंगा ना कि अगर ए बी बराबर नहीं है तो कहूंगा ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है भाई, क्योंकि ये दोनों साइड तो बराबर है, तीसरी बराबर नहीं। अगर ये भी इन तीनों के बराबर हो गए तो कह देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है भाई। तो इक्वी डिस्टेंस का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ट्रिक पढ़ाने वाले हैं उसका। इससे पहले रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, या स्केलन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हर जगह। इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इक्वी डिस्टेंस में तो काम आता ही आता है, साथ में बेटा इससे प्रीवियस जितना भी पढ़ा है उसके भी काम आता है। तो अब हम लोग सीखेंगे बेटा, सीख क्या रहे हैं इक्वी डिस्टेंस का ट्रिक, वो सुनो क्या है। आपको करना कुछ नहीं है, इनके x को घटा दो, घटाकर एक वैल्यू ले आओ। मैं जानबूझकर यहाँ पे ट्रिक समझाने के लिए वैल्यू लिख रहा हूँ। x का डिफरेंस हमने लिया, चाहे x माइनस x1 कर, चाहे x1 माइनस x कर, वैल्यू निकाला, वैल्यू आया 4। मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, दोनों का x घटा दिया, वैल्यू आ गया 4। दोनों का y घटा भाई, y माइनस y1 या y1 माइनस y, कोई भी वैल्यू घटाया, वैल्यू घटाकर आ गया 7। यानी दोनों का x खाली घटा दो, दोनों का y घटा दो, y को y से, x को x से। यहां पर भी x को x से, y को y से, यानी x माइनस x2 या y माइनस y2। ये वैल्यू हमने निकाला, ये वैल्यू आ गया 7, ये वैल्यू आ गया 4। यानी वैल्यू बराबर आनी चाहिए बेटा, यही इक्वल डिस्टेंस की पहचान है। अगर यहाँ 4 7 है तो यहाँ भी 4 7 आना चाहिए, और अगर बराबर है तो 100% ये आएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 4 7 था तो ये 7 4 हो, यानी उल्टा हो। बराबर का मतलब समझिएगा, बराबर का मतलब इधर की साइड बराबर मैं कर रहा हूं, तो हो सकता है x का डिफरेंस हमने किया आया 4, y का डिफरेंस किया आया 7, यहां पर x का डिफरेंस किया आया 7, y का डिफरेंस किया आया 4, जो अभी मैंने लिखा है। लेकिन ये भी एक केस हो सकता था, x का डिफरेंस 4, y का डिफरेंस 7, इधर भी x का डिफरेंस 4, y का डिफरेंस। लास्ट बात, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक का डिफरेंस आया 3, एक का डिफरेंस आया 4, तो इधर 3 4 आ जाता, इधर 3 4 आ जाता, कह देते इक्वी डिस्टेंस। 4 3 आ जाता, कह देते इक्वी डिस्टेंस। कभी कभी 3 4 के बदले में 3 4 या 4 3 नहीं आता है, बल्कि एक आंसर 0 आ जाता है। अगर एक आंसर 0 आ गया और दूसरा क्या आ गया 5, यानी अगर जोड़े में आया तब तो ठीक है बेटा, अगर जोड़े में नहीं आया तो हो सकता है कोई एक वैल्यू 0 आ जाए। जैसे ही 0 आ जाए, आप 0 को काउंट मत करना, उसके अलावा जो तीनों बचे हैं देखना क्या ये ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो ये इक्वी डिस्टेंस है 3 4 5। यानी मैं 2 बात बोल रहा हूँ इक्वी डिस्टेंस के लिए बेटा, और ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, x का खाली डिफरेंस लेंगे, y का खाली डिफरेंस लेंगे, ना तो जोड़ेंगे, ना तो रूट लगाएंगे, ना तो रूट को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, बस x का डिफरेंस, y का डिफरेंस इधर ले ले, x y का डिफरेंस उधर ले ले। अगर दोनों जोड़ा बराबर दिख रहा है इक्वी डिस्टेंस है, अगर जोड़ा बराबर नहीं दिख रहा है तो इक्वी डिस्टेंस नहीं है। अब इसी घटाने के क्रम में कभी ऐसा हो सकता है कोई एक तरफ वैल्यू 0 आ जाए, तो जो 0 आ गया उसको नहीं देखेंगे, तो उसके अलावा उधर 2 वैल्यू, इधर 1 वैल्यू, क्योंकि एक वैल्यू तो 0 आ गई। तो जो 3 वैल्यू बची हैं ये ट्रिपलेट है क्या, ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के। इसीलिए याद कीजिए, जब लॉकडाउन से पहले रेगुलर क्लासेस चल रही थी आपकी, तो मैंने ट्रिपलेट आपको सिखाया था। सबसे पहले दिन मैं राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट सिखाता हूँ, क्योंकि ये ट्रिपलेट आपको बहुत काम आता है,
बहुत काम आता है ट्रिपलेट, तकरीबन हर चैप्टर में आपको ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कहीं डायरेक्टली लगेगा कहीं इनडायरेक्टली लगेगा, जहां नहीं लगेगा वहां मैं ट्रिक के जरिए लगाऊंगा। चाहे वो सर्किल चैप्टर हो, सर्किल चैप्टर के अंदर भी हमने सीखा है ट्रिपलेट वगैरह, एपी वाला का कॉन्सेप्ट। तो ट्रिपलेट 3 4 5 है, 5 12 13 है, 7 24 25 है, 9 40 41 है। ये सब ट्रिपलेट हम लोगों ने पढ़ रखा है, और भी जनरल फार्मूला लगा लगा के, जैसे 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1, तो ये सब ट्रिपलेट है बेटा। तो यही कॉन्सेप्ट है ट्रिपलेट का, और यही कॉन्सेप्ट है इक्विडिस्टेंस का। तो इक्विडिस्टेंस का सवाल इक्विडिस्टेंस से भी बनेगा, और साथ में इक्विडिस्टेंस का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे ट्रायंगल निकालने में। तो चलो मैं एक क्वेश्चन दोबारा से ले रहा हूं इक्विडिस्टेंस पर बेस्ड। इक्विडिस्टेंस से क्वेश्चंस कैसे आसान होंगे वो जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यही जो पैकेज है इल्म अचीवर का, आप उसको लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में क्या बोल रहा है, अब आपको बताना है 4 माइनस 1 5 3 और 6 माइनस 1 है बेटा। बताओ किस टाइप का ट्रायंगल है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फाउंड बाय दीज 3 पॉइंट्स। तो आपके पास क्या तरीका है, आपके पास अभी तक के हिसाब से तरीका यही है कि आप इन दोनों की दूरी निकालें, इन दोनों की दूरी, इन दोनों की दूरी, जो शुरू में बताया था। आज 3 पॉइंट होंगे ए बी बी सी सी, ये तीनों का निकाल कर फिर देखेंगे कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। अच्छा, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ऑप्शन में दिया है क्या, ज़रा देखें हम लोग ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, द फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ET, इक्विलेटरल ट्रायंगल। द सेकंड ऑप्शन इज आइसोसेलस ट्रायंगल, द थर्ड ऑप्शन इज राइट ट्रायंगल, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। अच्छा, तो पहले हम लोग इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा। इक्विडिस्टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ध्यान से सुनो, इक्विडिस्टेंस क्या कर रहे हैं, मुझे अगर इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो मैं सिर्फ 5 में से 4 घटाऊंगा, क्या आ गया 1, x को माइनस कर लिया, अब y को करते हैं 3 माइनस माइनस 1, क्या आ गया 4। तो मैं कहूँगा AB की डिस्टेंस है 1 4, 2 टर्म में बात करूँगा, x का डिफरेंस y का डिफरेंस 1 4। अब इधर आते हैं, अगर ये भी 1 4 या 4 1 आ गया, 1 4 या 4 1 आ गया, कह देंगे बराबर है। चेक करते हैं, 5 और 6 का अंतर 1 या माइनस 1, मैंने कहा मेरे ट्रिक में माइनस नहीं होता है। तो 6 में से 5 घटा 1, 5 में से 6 घटा माइनस 1, माइनस हटा देते हैं। अब आ जाते हैं बेटा 3 माइनस माइनस 1, 1 4 1 4, यार ये तो बराबर है। इक्विलेटरल, सॉरी अभी इक्विलेटरल हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है क्योंकि तीसरी साइड भी अगर 1 4 आ गया तो अभी कुछ पता नहीं, आगे चलते देखते हैं। 6 में से 4 गया बेटा 2, और सेम चीज को घटाए हो 0, सेम चीज को तुम घटाए हो 0। अब तो मुझे ट्रिपलेट देखना पड़ेगा। 1 4 2 ट्रिपलेट है क्या, नहीं ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है। 1 4 2 इट इज नॉट अ ट्रिपलेट। चूंकि ये ट्रिपलेट नहीं है तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इक्विलेटरल नहीं हुआ, आइसोसेलस ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलस ट्रायंगल हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी एक ट्रिक है जो मैंने बोला है कि मैं सबसे आखिर में वो पढ़ाऊंगा आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल का वो ट्रिक क्या है। तो याद रखिएगा, यहां पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं होता, इसलिए राइट ट्रायंगल नहीं होगा। आप चाहें तो कॉन्सेप्चुअल वाले मेथड से बनाकर देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल मेथड से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने कह दिया कि आइसोसेलस होगा। क्योंकि यहां ऑप्शन बोथ भी नहीं दिया था, हालांकि नन दिया था, नन का मतलब हो गया राइट आइसोसेलस ट्रायंगल या आइसोसेलस राइट एंगल, लेकिन मैं बोल रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए राइट नहीं होगा। बाकी आप निकाल कर देखिए, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं ट्रायंगल पर ही बेस्ड, कि आपको बताना है कि ट्रायंगल क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 39, एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं 5 - 2, 6 4 and 7 - 2, and again the options are isosceles triangle, scalene triangle, equilateral triangle, and D option है collinear. कि these points are collinear. These points are collinear. अगर ट्रायंगल वाली कंडीशन पूरी हो गई तो कोलिनियर नहीं बनेगा। खैर अभी मैं देखता हूँ आपको, तो अब आप मुझे बताइए क्या 5 और 7 का अंतर 2 आ गया या -2 आ गया? अब ये दोनों तो सेम है बेटा, इनका डिफरेंस 0 आ गया। चलो यहाँ आते हैं, 6 7 का डिफरेंस 1 है, 4 -2 6 है। चलो यहाँ देखते हैं, 6 में से 5 गया 1, 4 -2 6। यार ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। क्या इस 0 को हटाने के बाद 2 1 6 ट्रिपलेट है? जवाब है नहीं। तो इसका मतलब दो साइड बराबर थे, आइसोसेलस हुआ। स्केलन भी नहीं, इक्विलेटरल भी नहीं, कोलिनियर भी नहीं, कोलिनियर भी नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इजीली देख लेते हैं कोई भी चीज़ को कि ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल या नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम लोग क्वाड्रिलेटरल को चेक कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल को। हम लोग क्वाड्रिलेटरल को चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 40 इसी से रिलेटेड है। अब आपको बताना ये है कि अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या है? हालांकि मैंने वो हीट एंड ट्रायल मेथड देखा था, बट इक्वी डिस्टेंस बेटा जो है ना वो सारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा। 40वां 17 4 2 -1 -1 -4 4। चलो चेक करते हैं। क्या मैंने कहा? स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, ये सब देखना है। तो मैं कह रहा हूं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल बेटा। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गया 5। अब यहां निकाल, 4 -1 5, 2 -1 3, दोनों बराबर। एडजेसेंट बराबर तो चारों बराबर। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम कैसे था बेटा? 1 -1 जोड़ेंगे 0 आवेगा, एक अपोजिट x का सम 0, यहाँ पर भी जोड़ 4 - 4 0, अपोजिट x का सम बराबर है। 7 - 1 जोड़ेंगे 6 आएगा बेटा, यहाँ पर भी 4 और 2 6 आएगा, अपोजिट y का सम भी बराबर। तो गोया चारों बराबर है। फिर भी मैं यहाँ निकाल सकता था, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वही पैरेललोग्राम का ट्रिक लगाएं। हम तो अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जानते हैं, निकाल सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? -1 -4, तो -4 +4 -1 यानी 3, और 4 -1 5। बस घटाना है बेटा। घटाने में कितना टाइम लगेगा? सब जगह बराबर आ रहा, 3 5 5 3 3 5 सब बराबर आ रहा बेटा। 1 -4 5, 7 में से 4 गया 3। यार चारों साइड बराबर है, चारों साइड बराबर है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। डायगोनल से निकालेंगे, डायगोनल में भी ट्रिक लगा देंगे बेटा, इक्वी डिस्टेंस वाला अपना सदाबहार फॉर्मूला का। 1 -1 2, 7 -1 8, ये एक डायगोनल आया 2 8। इधर वाला देख, 4 -4 8, 4 -2, यार डायगोनल भी बराबर हैं, मतलब स्क्वायर, मतलब स्क्वायर।
तो इसका मतलब आपको आज इस टॉपिक में मैंने शुरू में जनरलाइज तरीके से इक्वेशन बनाकर बताया कि साइड्स बराबर होंगे, एंगल बराबर के लिए डायगोनल था या पाइथागोरस थ्योरम था। यानी हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा एरिया ऑफ ट्रायंगल का और साथ में डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन देखा, और उस एप्लीकेशन के बेस पर जनरलाइज थ्योरी ज़रूर लिख दी है हमने कि क्या क्या कंडीशंस है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी इंट्रोड्यूस किया है आपको, तो 2-3 ट्रिक आपको इस्तेमाल किए गए हैं। एक तो स्क्वायर और रोम्बस के सम वाले जो हीट एंड ट्रायल मेथड आपको बताया था, उसके अलावा इक्वी डिस्टेंस जरूर पढ़ाया मैंने। तो आपको इक्वी डिस्टेंस जरूर याद रखना बेटा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस जो है ना वो इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन पे भी लगेगा, उसके अलावा दूसरी जगह भी लगेगा। तो आपके पास जो इल्म अचीवर का पैकेज है आप उसके क्वेश्चन जरूर लगाइए। उसके अलावा एनसीईआरटी बुक और लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उसे जरूर लगाइए। उसके अलावा भी कहीं पर अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो आप उसको लगाइए। एटलीस्ट यहाँ तक जरूर लगाइए जहाँ तक आज ये लेक्चर खत्म हुआ है। सेक्शन फार्मूला छोड़ दीजिएगा, मिड पॉइंट फार्मूला छोड़ दीजिएगा, सेंटर वाइड छोड़ दीजिएगा। वो हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो तीसरा लेक्चर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसमें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।